बैठ जाए। सिद्धासन, पद्मासन, स्वास्तिकासन। अपने दोनों हाथों को अनाहत चक्र पे लाएं। प्रणाम मुद्रा बना लें। धीरे से अपने आंखों को बंद करें। अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पे लाएं। 3 टाइम्स टेक डे ब्रेथ। 3 बार लंबी गहरी श्वास प्रश्वास करेंगे। Three times Om chanting. अभी हम प्रार्थना करेंगे। आत्मज्ञान के प्रकाश में सभी अंधे कर्म त्याग दो। निराकार हो निर्मम बनो। बस पाप रहित युद्ध करो। इसका भाव यह है कि हम जो है अपने आत्म स्वरूप को जाने और जितने भी अंधे कर्म हैं हम उन सबको त्याग दें और किसी पे बिना आश्रित रहे अपने आप को सरल बनाएं और अपने जीवन के जो भी युद्ध हैं, जैसे हमारे सामने पीएचडी आ रहा है, इस जेआरएफ का, इसके लिए अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करें और न ही किसी पे आश्रित रहें। भाव ये जैसे अपने हाथों को रब करें, उसमें आज आंखों पे लगाएं और अपने आप को इस क्लास के लिए तैयार करें। चित्त को एकाग्र करें, फेस की मसाज करें। हरिओम तत्सत बोलते हुए अपनी आंखों को खोलें। हरिओम सभी को। आज हम फैलेसी का रिवीजन करेंगे। ये टॉपिक हम कर चुके हैं, जिसका डाउट रहता था तो आज वो थोड़ा ध्यान देंगे इसमें। फैलेसी होता क्या है? मैम आपको बताया था, जिनके स्ट्रक्चर में डिफेक्ट होता है। हाँ, देखो और फैलेसी ये क्या होता है? दो फैलेसी होता है डिफेक्ट। वो बाद में आता है कि वो डिफेक्ट स्ट्रक्चर में या उसके कंटेंट में डिफेक्ट है। जिसके स्ट्रक्चर में डिफेक्ट होता है वो होता है फॉर्मल फैलेसी, और जिसके कंटेंट में डिफेक्ट होता है वो होता है इनफॉर्मल फैलेसी। आज हम सारी करेंगे इनफॉर्मल फैलेसी। पहली फैलेसी कौन सी है? फैलेसी ऑफ डिवीजन। फैलेसी ऑफ डिवीजन में क्या होता है कि हम कोई चीज है, यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जैसे डिवीजन से हमें पता चला है कि हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं। हम मान के चलते कि कोई फैलेसी है, ठीक है, या फिर हम किसी चीज के बारे में कोई अपनी धारणा बना लेते हैं। देन हम मान के चलते कि उसके हर पर्टिकुलर पार्ट पे वो जो हमारी धारणा है, जो हमारा विचार है, वो काम करेगा। यानी कि वो क्या होगा? डिवाइड होगा। जैसे हम समुद्र का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, वो जब हम उसको ऊपर से देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है, दूर से देखते हैं तो उसका पानी का कलर कैसा दिखाई देता है? ब्लू दिखाई देता है। तो हमें ये मान के चलते कि जो उसका समुद्र के जो पानी का रंग है वो नीला है। तो हमने क्या उस पे, उसकी हर ड्रॉप पे, पानी की हर बूंद पे भी हमने क्या इसी चीज को लागू कर दिया कि उसकी हर एक बूंद अगर हम उसे सेपरेट से हाथों में लेके देखेंगे तो वो भी हमें नीली दिखाई देगी। ये हो गया फैलेसी ऑफ डिवीजन। यानी कि हम किसी चीज को, किसी के होल पार्ट पे हमने कोई
अपना धारणा लगाई या फिर उसके बारे में कोई कंक्लूजन है, देन वो हम हर पार्ट पे अप्लाई करते, तो वहां पे क्या आ जाती है, फैलेसी। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन क्या होता है, इसका डिवीजन का उल्टा। इसमें हम छोटे छोटे पार्ट पे कोई अपनी राय लेके चलते हैं, फिर हम ये मानते कि ये पूरी की पूरी भी ऐसी ही होगी, ठीक है। इसमें यहाँ पे हम हाउस का एग्जांपल लेते हैं। जो हाउस की जो ईंटें होती है वो कैसी होती है, नॉर्मल अगर हम एक एक ईंट को लेके चलेंगे तो हम ये मान के चलते कि वो ज्यादा भारी नहीं होती, वो हल्की होती है। तो हमें पता है कि हाउस किससे बनता है, ईंटों से बनता है। तो हम किस कंक्लूजन पे पहुंच गए कि जो घर है ना वो भी वजन में कैसा होगा, हल्का होगा। तो क्या हो गया वहां पे, कौन सी फैलेसी हो गई, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट या फैलेसी ऑफ जर्नल रूल्स। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक रूल्स होता है वो सब पे अप्लाई होता है, वो रूल कैसा होता है, वो जर्नली अप्लाई होता है। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद होते हैं कि हम उस पे उस चीज को यूज नहीं कर सकते, लेकिन जब हम वहां पे भी उस चीज को यूज कर देते हैं तो वहां पे होता है फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। मान लो जैसे हमें पता है कि चाकू से किसी को भी मारना क्या होता है, अपराध होता है, ठीक है। और जो सर्जन होता है, डॉक्टर होता है, वो क्या करता है, चाकू से इलाज वो करता है, सर्जरी करता है। तो हमने क्या उसके सेम कंक्लूजन पे हम पहुंच गए कि जैसे चाकू से काटना अपराध होता है, उसी प्रकार इस सर्जन ने भी क्या किया, उस व्यक्ति को चाकू से काटा है ना, तो वो सर्जन को हम क्या बोल देंगे, वो क्रिमिनल होता है। तो इस तरह से अगर हम जर्नल रूल्स को एक एक्सेप्शनल केस पे लागू कर देते हैं तो वहां पे कौन सी फैलेसी होगी, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट फैलेसी। इसमें एक्सीडेंट से आप ऐसा भी लेके चल सकते हो कि जैसे मान लो हमें पता है कि हमें जो कार या फिर हम कोई भी साधन चलाते हैं तो वो एकदम संभल के और स्पीड के अकॉर्डिंग चलाना होता है कि जहाँ पे जितनी स्पीड बताई गई है। लेकिन जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी का हार्ट फेल हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए किसी को, तो वहां पे भी हम उस रूल को अप्लाई करने लग जाए कि हमें जो गाड़ी को ना धीरे चलाना चाहिए। अगर एम्बुलेंस भी इस रूल को अप्लाई करने लग जाए तो क्या होगा, उस व्यक्ति की मौत हो जाएगी। तो वहां पे क्या आ जाएगा, ये फैलेसी आ जाएगी। फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्या होता है, जैसे इसके नाम से पता चलता है कि आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिसमें ना तो आप हाँ में आंसर दे पाओ और ना ही आप उसका ना में आंसर दे पाओ। जैसे मैं आपको बोल दूं कि आपने शराब पीना छोड़ दिया, तो आप इसका आंसर कैसे दोगे, यस में दोगे या नो में दोगे। देखो अगर आपने यस में आंसर दिया, मैंने बोला कि आपने आपने शराब पीना छोड़ दिया, तो आपने आंसर दे दिया यस। तो इसका मतलब ये है, मैं ये मान के चलूंगी कि आप पहले कभी शराब पीते थे और आपने अब उसको छोड़ दिया पीना। अगर आप नो में आंसर दोगे तो उसका क्या मतलब निकलेगा, उसका ये मतलब निकलेगा कि आप अब भी शराब को पी रहे हैं, ठीक है। स्लिपरी स्लोप। स्लिपरी स्लोप होता है एक तरह से हम ये मान के चलते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि राई का पहाड़ बना दिया। इनकी छोटी सी चीज को इतना बड़ा चढ़ाकर उसमें बहुत सारी चीजें जब हम ऐड कर देते हैं, जैसे हमने पहले भी ये एग्जांपल लिया था कि जैसे मान लो अगर मेरा वो हो गया, मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा, तो मैंने बोल दिया कि आज आपकी क्लास नहीं होगी, आपकी क्लास कल होगी या फिर जब नेटवर्क इशू सही हो जाएगा तब होगा। तो आपने इतनी सी बात को इतना बढ़ा दिया, आपने बोला कि मैम अगर आप क्लास नहीं लोगे तो हमारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो हम एग्जाम कैसे क्रैक कर पाएंगे, एग्जाम क्रैक नहीं किया तो पीएचडी में एडमिशन कैसे होगा, पीएचडी में एडमिशन नहीं हुआ तो फिर हम इस तरह से आगे अपनी प्रोसेस कैसे कर पाएंगे। तो क्या किया आपने, उस छोटी सी बात में इतनी सारी चीजें ऐड कर दी। ओके, एक तरह से हम अपनी लैंग्वेज वो बोलते हैं ना कि बाल की खाल निकाल देना। रेड हेरिंग्स क्या होता है, किसी की जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करना, यानी कि ध्यान को भटकाना। उसमें क्या क्या होता है कि मान लो हम यही इस एग्जांपल लेके चले थे कि मान लो कोई शॉप में गया है चोरी करने के इरादे से, और वो कुछ सामान उठाने ही वाला है कि शॉपकीपर ने उसको देख लिया। देन शॉपकीपर उसे उसे ये उसे ऐसे देख रहा है कि उसे पता चल गया है कि वो चोरी करने वाला था। लेकिन जो चोर है वो क्या करेगा, अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए बोलेगा
यहाँ पे मेरा सामान गिर गया है, यहाँ पे मेरी उसकी बाइक की चाबी गिर गई है, मैं वो निकाल रहा हूँ, निकल नहीं रही। तो क्या करेगा, वो पकड़ा गया, लेकिन उसने क्या किया, उसकी अटेंशन को डाइवर्ट कर दिया। ठीक है। स्ट्रॉमैन क्या होता है, किसी के ऊपर अटैक करना, उसकी पोजीशन के ऊपर अटैक करना, या फिर ये इस तरह से होता है कि कोई सामने वाला हमसे कुछ पूछ रहा है, हम उसके जो उसने तर्क दिया है उसको कमजोर कर उसका क्या करते हैं, उसको कमजोर बनाने के लिए हम उसी के ऊपर अटैक कर देते हैं। जैसे किसी मतलब पार्टी से कोई पूछ रहा है, जैसे दो अपोजिट पार्टी हैं, ठीक है, उसमें से जो जो वर्तमान में पार्टी है, उसके जो विपक्ष वाले हैं, वो पूछते हैं कि बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ी हुई है, या फिर ये यहाँ पे ये कमी क्यों है। तो जो वर्तमान पार्टी वाले वो क्या बोलते हैं कि आपने तो इतने साल तक राज किया, या आपकी पार्टी इतने वर्षों तक रही, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने क्या क्या काम किया। यानी कि वो उस चीज का, पर्टिकुलर चीज का जवाब देने की बजाय उन्हीं पे क्या कर रहा है, आरोप लगा रहा है। अपील टू फोर्स क्या होता है, देखिए इसके जो अलग इसके नाम दिए गए हैं, तो आपको वो नाम भी याद रखने हैं, क्योंकि ये किसी भी नाम से आप आ सकता है। जैसे इसका अपील टू फोर्स का सेकंड नाम है एडबैक्यूलम। तो इसमें अपील टू फोर्स में क्या होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हम क्या करते हैं, किसी चीज को फोर्सफुली मनाते हैं। अब मान लो घर में हमारे छोटे भाई बहन होते हैं, अगर वो पढ़ाई नहीं करते और हम बोलते हैं कि पढ़ लो, तो क्या करते हैं, हमारी बात को अनसुना कर देते हैं, क्योंकि वो थोड़े से इक्वल लेवल के। लेकिन अगर हम उनको धमकी देके ही, अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो हम पापा को बता देंगे, मम्मी को बता देंगे, तो क्या, और वो फिर पढ़ने बैठ जाते हैं, तो उसमें हमने क्या किया, उनको फोर्स किया उस चीज के लिए, फोर्सफुली उनको उनसे अपनी बात को मनवाया। उसी तरह से होता है अपील टू इमोशन या अपील टू पीटी। इसका दूसरा नाम है आर्ग्यूमेंटम मिसेरिकॉर्डियम। इसमें क्या होता है, वहां पे हम फोर्सफुली किसी चीज को मना रहे हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, हम इमोशनली अपनी बात को मनवा रहे हैं। जैसे ये होता है कि अगर हमें अपने दोस्त से काम करवाना होता है, मान लो जैसे हमें असाइनमेंट लिखवाने होते हैं हम अपने, तो हम क्या बोलते हैं कि असाइनमेंट लिख दो, वो सामने वाला मना करता है, तो हम उसको थोड़ा इमोशनली ये करते हैं, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, इतनी फ्रेंडशिप है। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम उसको इमोशनली अपने काम निकलवाते हैं उससे। तो मैम ये फिर से बता दीजिए। देखो, मान लो जैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक तरह से आप ये मान के चलते हो कि आप उस सामने वाले को ब्लैकमेल कर रहे हो अपना काम मनवाने के लिए। जैसे बच्चा होता है, अगर हम वहां पे चले जाते, शॉप में चले जाते हैं, वो बच्चा कुछ ना कुछ लेने की जिद करता है, अगर हम नहीं दिलवाते तो वो क्या करता है, इमोशनली थोड़ा वो करता है, वो रोने लग जाता है, वो रूस के एक साइड में बैठ जाता है। घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर उनको कुछ ना दो तो वो किस तरह से अलग अलग नखरे दिखाते हैं, साइड में जाके बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, किसी से बात नहीं करते। तो क्या कर रहा है, आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। तो वो हो गया जब हम अपने इमोशन के द्वारा किसी को इमोशनली ब्लैकमेल करके, एक तरह से ये बोल सकते हैं कि इमोशनली हम ब्लैकमेल करके सामने वाले से अपना काम निकलवाते हैं। पहले ये होता था ना स्कूल में, जैसे अगर किसी को स्कूल में से छुट्टी लेनी होती थी, या फिर अगर वो बच्चा उस दिन स्कूल में नहीं गया, नेक्स्ट डे अगर टीचर पूछते कि क्यों नहीं आया, या फिर छुट्टी लेने के लिए कई बार बच्चे क्या झूठ बोलते थे कि मेरे घर में पेरेंट्स बीमार हो गए हैं, या कई बार वो मरे हुए दादा दादी को दोबारा से मार देते थे छुट्टी लेने के लिए। तो वो क्या करे, टीचर को क्या से अपनी बात मनवा रहे हैं, लेकिन किस वे में, इमोशनली उस चीज से, वो ये इमोशनली उनको ब्लैकमेल करके एक तरह से देन वो अपनी बात मनवा रहे हैं। थैंक यू नेक्स्ट मैम, आ गया समझ। नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंटम एड इग्नोरेंटियम। इसमें क्या होता है कि हम किसी चीज को, या तो हम किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो निष्कर्ष पर हम किस बेस पे पहुंचते हैं, या तो हमें उस चीज के बारे में नहीं पता, तो इस वजह से हम उस चीज को मान लेते हैं, या फिर हमें उस चीज के बारे में नहीं पता इसीलिए हम उस चीज को नहीं मानते। इसमें देखो किस तरह से, मान लो कि कोई अपराधी है, रियल में वो अपराधी है, उस पे केस चल रहा है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिले,
उसके खिलाफ पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिले, तो क्या है, अदालत उसको क्या कर देगी कि ये अपराधी नहीं है, तो बेकसूर उसको साबित करके उसको छोड़ देगी। तो वो, इसका मतलब ये नहीं था कि अगर वो अदालत ने उसे छोड़ दिया तो वो बेकसूरी ही है, उसने अपराध नहीं किया। उसने अपराध तो किया है, लेकिन सबूत ना मिलने की वजह से क्या हुआ, उसको छोड़ना पड़ा। तो हम किसी चीज को सिर्फ इसलिए मान लेते हैं क्योंकि किसी कोई उसको प्रूफ नहीं कर सकता, कोई उसे अपराधी प्रूफ नहीं कर पाया, इसलिए हमने उसको क्या मान लिया, निर्दोष मान लिया। ठीक है। इसका हम विपरीत भी कर सकते हैं कि मान लो कोई चोर नहीं है, ठीक है, कोई चोर नहीं है, लेकिन किसी ने जानबूझकर उसको उस वे में फंसा दिया है, देन वो क्या है, हम उसको चोर सिर्फ उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा हुआ है या फिर जो अदर इल्जाम लगे हुए हैं, और वो अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाया, तो उसको क्या है, जब उसको अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो, उसके पास कोई प्रूफ नहीं था अपने आप को वो बेकसूर या निर्दोष साबित करने का। ठीक है। आर्ग्यूमेंटम एड होमिन्स, इसमें क्या होता है कि हम किसी के ऊपर पर्सनल अटैक करते हैं। यहाँ पे हम जूही चावला वाला एग्जांपल लेके चले थे कि वो केस्टिंग की ऐड करती है हेयर्स ऑयल की, तो लोगों ने उस पे क्या कमेंट करना शुरू कर दिया कि आपके जो पति है ना वो गंजे हैं, तो आप पहले उनको उन पे अप्लाई करो ये तेल, देन फिर हमें बताना कि ये तेल से लंबे बाल होते हैं, काले बाल होते हैं। तो इस तरह से क्या, देखो वो अपना एक्ट कर रही थी क्योंकि उनका प्रोफेशन है वो, लेकिन लोगों ने उनकी उस वे की या उनके प्रोफेशन को ना देखते उनपे पर्सनली अटैक करना शुरू कर दिया। ठीक है। अपील टू पीपल या फिर एड पॉपुलम, देन इसका अदर नाम है बैंडवेगन फैलेसी। ये क्या होता है, इस तरह एक तरह से हम बोलते हैं भेड़ चाल। भेड़ चाल में क्या होता है कि जो जिस डायरेक्शन में सभी जा रहे हैं, हम भी बिना सोचे समझे उसी डायरेक्शन में चल देते हैं। ये होता है अपील टू पीपल। जैसे अगर मान लो किसी फैशन, उसमें अभी जैसे कोई भी ट्रेंड में कपड़े चलने लगे, तो बिना सोचे समझे, भले ही हमें उस चीज की नीड हो ना हो, हम भी क्या करने लग जाते हैं उसी को। अगर मान लो मार्केट में कोई अच्छी सी जींस या कोई ब्रांडेड वो चीज आ गई, जींस आ गई, तो भले ही हमारे पास एक्स्ट्रा रखी हो, लेकिन क्योंकि सभी उसको खरीद रहे हैं, हमारे आसपास वाले सभी दोस्तों ने उसको खरीद लिया, तो हम भी क्या करने लग जाएं, खरीदने लग जाएं। तो क्या हो गया, बैंड वैगन फैलेसी हो गई, यानी कि एक तरह से भेड़ चाल। जिस डायरेक्शन में सभी जा रहे हैं, हम भी उनके पीछे पीछे हो लेते हैं। अपील टू अथॉरिटी या फिर आर्ग्यूमेंटम एंड वेरिकोंडियम, इसमें क्या होता है कि मतलब कोई, ये होता है, मान लो कोई, जैसे अब कोई भी एक्टर है, वो साबुन की वो करने लग जाए, ऐड करने लग जाए, ठीक है, और हम, अगर हम उसके बहुत बड़े फैन हैं, तो हम उसी साबुन को यूज करने लग जाते हैं। ऐसा होता है ना कि एक्टर्स मोस्टली जो जो ऐड करते हैं ना, हम उन्हीं चीजों को अपने घर ले आते हैं। अगर वो हमारे एकदम, हम उनके एकदम फैन होते हैं ना, तो फिर तो बिना सोचे समझे उस चीज को उठा लाते हैं, उसको यूज करने लग जाते हैं। लेकिन वो क्या, उसके पास, एक्टर के पास अथॉरिटी नहीं है किसी भी, जैसे केमिकल जो प्रोडक्ट है उसको वो करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो केमिकल से रिलेटेड चीजें हैं या फिर जैसे वो डॉक्टरी से रिलेटेड चीजें हैं, तो वो सिर्फ डॉक्टर ही बता सकता है हमें। ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं कि किसी भी जैसे फेमस उस व्यक्ति ने उस चीज को प्रमोट कर दिया है, तो हम उसको ले आते हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, अपील टू अथॉरिटी, कि उस व्यक्ति के पास क्या नहीं है, उस चीज को प्रमोट करने की अथॉरिटी नहीं है, लेकिन वो किए जा रहा है। देन यहाँ पे कौन सी फैलेसी आ गई, अपील टू अथॉरिटी। देन आता है इग्नोर्टियो इलेंट्री। इसमें क्या होता है, इसका दूसरा नाम है इरिलेवेंट कंक्लूजन। इसमें क्या होता है कि हम किसी
कंक्लूजन कैसा होता है, एकदम इरेगुलर सा कंक्लूजन निकालते हैं। जैसे किसी ने बोल दिया, मान लो कि जो स्वास्थ्य जो सेवाओं के बारे में राष्ट्रपति ने अपनी कोई रणनीति दे दी, ठीक है, या कोई नीतियां निकाल दी है, लेकिन लोगों ने उस चीजों को देखने की बजाय उसने बोला कि हाँ ये तो अच्छी है, उसने निकाली है, लोगों को पसंद आ रही है, लेकिन साथ के साथ लोग अदर वे से बातें करने लग जाते हैं कि नहीं ये दूसरी पार्टी का होगा इसलिए उसने ऐसा निकाल दिया है, या फिर क्योंकि इसे आगे भी वोट चाहिए होंगे इसलिए उसने ये नीतियां निकाली है अभी इस टाइम पे। तो हो गया इग्नोटिव इलेंची। पिट्योटी प्रिंचिपी या बैगिंग द क्वेश्चन। देखो मोस्टली क्वेश्चन है ना वो, अब आज थोड़ी अभी कुछ टाइम से वो बैगिंग द क्वेश्चन पे घुमा फिरा के ऐसे देने लगा है। बैगिंग द क्वेश्चन में एक चीज याद रखना, ये वहां पे स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया होगा, ठीक है, वहां पे असर्शन और रीजन दिया होगा, लेकिन उन दोनों में एक ही बात होगी, यानी कि जैसे बिकॉज से पहले उसने जो कुछ कहा होगा, यहाँ पे बिकॉज से पहले उसने जो कुछ भी कहा है वैसा ही वही मीनिंग वाला वो बिकॉज के बाद भी यूज करता है, घुमा फिरा के यूज करता है, डायरेक्ट वही वर्ड यूज नहीं करता, वो घुमा फिरा के उसी चीज को उस आगे भी यूज करता है, देन उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाता, वो होता है बैगिंग द क्वेश्चन। जिसने इसने बोला है कि जो ऊनी स्वेटर है ना वो नायलॉन जैकेट से बेहतर होती है, क्यों? क्योंकि ऊनी स्वेटर में ऊन की मात्रा अधिक होती है। तो इसने क्या बोला यहाँ पे, जो उसने स्टार्टिंग में बोला था वही उसने घुमा फिरा के लास्ट में बोल दिया। हस्ती जर्नलाइजेशन। हस्ती जर्नलाइजेशन में ये होता है कि हम किसी भी वो किसी को भी जर्नलाइज कर देते हैं, उसके बारे में कुछ भी अपनी राय बना लेते हैं। मान लो आप रास्ते में जा रहे थे, आपकी किसी से टक्कर हो गई, देन आपकी उससे कहासुनी हो गई, तो अगली बार जब आपको वो व्यक्ति दिखेगा तो आपकी उसके बारे में वही राय रहेगी कि ये बहुत झगड़ालू है या फिर ये बहुत बुरा है, क्योंकि देखो आपने उसको उसके साथ एक मुलाकात में क्या किया, आपने उसको पूरा का पूरा जर्नलाइज कर दिया, अपने अकॉर्डिंग उसके प्रति विचार बना लिए कि वो कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। भले ही हो सकता है उस टाइम पे वो जल्दी में हो या उसको पर्सनली कुछ प्रॉब्लम हो, तो इस वजह से उसका स्वभाव ऐसा हो रखा होगा, लेकिन हम क्या कर देते हैं, एक या दो चीजों के बेस पे उस व्यक्ति को पूरा का पूरा जर्नलाइज कर देते हैं। ये होता है हस्ती जर्नलाइजेशन। ओके, हमारी फैलेसी खत्म होती है। अब हम मैम हिस्ट्री फिर से बता दीजिए, हिस्ट्री लिखने का। क्या? हिस्ट्री जनरलाइजेशन फिर से बता दीजिए, लिखने का। देखो इसमें चलो ये मान के चलते, जैसे मैंने आपकी, मान लो किसी ने मेरी फर्स्ट क्लास ली, ठीक है, फर्स्ट क्लास में हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ सिलेबस के बारे में पढ़ा था, ठीक है, थोड़ा बहुत हमने स्टार्टिंग की थी उनकी स्टेटमेंट्स की या फिर अदर्स, उसका बेसिक बेसिक हमने किया था। किसी ने मेरी एक क्लास लगाई, या फिर कोई ऐसा हो सकता है कि आप पहली बार ही मेरी क्लास में आए और उस टाइम पे कैसा वो चला हुआ था, या तो फैलेसी वाला चला हुआ था, फैलेसी वाली क्लास चली हुई थी, और वो भी कौन सी फैलेसी वाली, हेत्वाभास फैलेसी वाली चली हुई थी, और वो कैसी थी, एकदम डिफिकल्ट सा टॉपिक है ना, वो थोड़ा बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है। तो कोई मेरी उसी क्लास में आया और उसको वो चीजें समझ में नहीं आई, या फिर मेरे समझाने का तरीका उसको समझ में नहीं आया, तो उसको या उसे पसंद नहीं आया मैं समझाने का तरीका, देन उसने मेरे बारे में क्या राय बना ली, वो उसने मेरे राय में ये बना, वो उसने क्या वो कर दिया कि मैम अच्छा नहीं पढ़ाती, इनको पढ़ाना नहीं आता, या फिर ये डाउट अच्छे से क्लियर नहीं कर पाती, या फिर उसने ये बना लिया कि इस मैम का मुझे समझ में नहीं आता इसलिए मैं नेक्स्ट क्लास नहीं लगाऊंगा। देन उसने क्या किया, सिर्फ एक क्लास के बेस पे मेरी पढ़ाई को क्या कर लिया, उसने जज कर लिया कि मैं किस तरह से पढ़ाती हूँ। वो हो गया हस्ती जर्नलाइजेशन। ओके, मैम इसको ये भी तो बोल सकते हैं कि हमने किसी को देखा और किसी की एक बातों में ही किसी से बात किया, उसकी मतलब एक बातों में उसको जज कर लिया कि वो गलत है। हाँ यही ये भी है, हो सकता है ना। हाँ यही तो है, पहले वाला एग्जाम्पल यही तो था। ओके,
चलो ये पहला क्वेश्चन बताओ। व्हाट इज द नेचर ऑफ आर्ग्यूमेंट? मैम वैलिड और इनवैलिड ऑप्शन थ्री। मैम वैलिड और इनवैलिड होगा, 3 होगा। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है क्या? जी मैम। हेलो। जी मैम। ठीक है, तो इसका क्या होगा? हमने पढ़ा था आर्ग्यूमेंट के वैलिड लिए और हम किन, इनवैलिड। मैम ऑप्शन थ्री होगा। हाँ, और स्टेटमेंट के लिए किस चीज का वर्ड यूज करते हैं हम? ट्रू और फॉल्स का। ट्रू और फॉल्स का। अरे ऑप्शन किस तरह के दिए हुए नीचे, वो हमको नहीं करना है। नहीं, देखो यहाँ पे आपको इसी तरह से ऑप्शन दिए मिलेंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, ऑनलाइन में आपको वहां पे जाके लैंग्वेज वो चेंज करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको इंग्लिश में करना आप इंग्लिश में कर सकते हो, हिंदी में करना आप हिंदी में कर सकते हो। इसमें एक साथ नहीं आ पा रही। चलो ठीक है। यहाँ पे बताइए, इन यूनिवर्सल नेगेटिव प्रोपोजिशन हाउ आर द टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड? यहाँ पे क्वेश्चन आ गया डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड का। मैम उसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट तो बोथ आर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो ऑप्शन थ्री होगा। 3 होगा मैम। क्योंकि देखो यूनिवर्सल नेगेटिव में कौन सा होता है? यूनिवर्सल नेगेटिव मैं को हम किससे डिनोट करते हैं? मैम नो। आई नो। नो मैम, नो होता है। यूनिवर्सल नेगेटिव नो होता है, और नो में जी हमने मैम। क्या किया था कि सब्जेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मुझे एक मिनट दो, ये एक साथ नहीं खोल पा रही।
ये बताओ, which one of the following decide the figure of categorical proposition? ऑप्शन 4। मेजर होगा मैम, कैटेगोरिकल कल पर मिडिल होगा मैम। वैसे देखो यहाँ पे क्या बोला उसने कि जो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में है ना, किसी भी चीज का फिगर कौन सी टर्म डिसाइड करती है? मिडिल मैम, बिकॉज मीटर, वाला था ना। क्योंकि हमने हमने पढ़ा था ना कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अभी मैं आपको मैम उसका आंसर नहीं बता। फॉर्मूला होता है ना ऑप्शन 4 या नहीं, मिड किस फिगर, यहाँ पे ये पूछा गया कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में फिगर कौन डिसाइड करता है। हमने मूड और फिगर वाला पढ़ा था ना, और फिगर में हमने पढ़ा था कि जो फिगर डिसाइड करते हैं हम किस बेस पे करते हैं, उसकी मिडल टर्म के बेस पे। हमने ये डी बनाया था ना, जो किसके बेस पे था, मिडल टर्म की प्रेजेंस के बेस पे। यहाँ पे इस तरह से हम फिगर देखते थे ना। तो फिगर देखो, जी हमें ये बताना हो ना कि किसका फिगर कैसा, कोई मोटा है कोई पतला है, तो हम कैसा क्या देखते हैं उसका, ये देखते हैं कि उसका पेट निकला हुआ है या नहीं निकला हुआ है। तो आप उसको इस उससे याद रख सकते हो कि उसका जो मिड वाला पार्ट है वो देखा जाता है। हम्म। ये बताइए, इन द फिगर ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोपोजिशन डिटरमाइन। मैम, मूड ऑफ द सेकेंड नंबर मैम। यहाँ पे क्वालिटी और क्वांटिटी किसको डिसाइड करती है? मूड को। मूड को मैम। ये बताइए, किस तरह की फैलेसी है महात्मा गांधी इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन? मैम, ये पार्टिकुलर है यूनिवर्सल मैम। अफर्मेटिव। मैम, यूनिवर्स। ये यूनिवर्सल यूनिवर्सल, अफर्मेटिव है। क्योंकि महात्मा गांधी को क्या गया, फादर ऑफ नेशन। नेशन में क्या आता है, 1 या 2% नहीं आते, पूरा का पूरा देश आता है नेशन में, तो वो हो गया यूनिवर्सल अफर्मेटिव। यूनिवर्सल। यहाँ पे ये बताइए आप, ये एक साथ क्यों नहीं आ रहा? एक ये क्वेश्चन बताइए, अफर्मेटिव और नेगेटिव इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोपोजिशन ऑन द बेस ऑफ, किसके बेस पे होता है? क्वालिटी मैम। बाकी सब ट्रुथ।
नहीं, देखो इसने क्या पूछा, जब हम अफर्मेटिव और नेगेटिव है ये कैसे होते हैं, ये क्वांटिटी दिखाते हैं या क्वालिटी दिखाते हैं, ये मैम दो तो अपन होंगे ही। मैम क्वालिटी 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 मैम दिखाते हैं। वैलिडिटी होगा ना, ये अफर वैलिड है इनवैलिड। अफर्मेटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, क्वालिटी दर्शाते हैं, और क्वांटिटी कौन दर्शाता है, यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल पर्टिकुलर मैम। क्या दर्शाते हैं, वो क्वांटिटी दर्शाते हैं। क्वांटिफायर। इसमें मैम क्वालिटेटिव होगा ना। क्वालिटी, हाँ मैम वही। चलो मैं ये करवा देती हूँ वो तो। कितने प्रश्न आते हैं मैडम एग्जाम में? 5 लॉजिकल रीजनिंग में से। 5 बहुत हो जाते हैं। इनमें आंसर पहले से दिए गए, लेकिन आपको इससे ये पता चल जाएगा क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। इन इंडक्टिव रीजनिंग द कंक्लूजन इज, कंक्लूजन कैसा होता है इंडक्टिव रीजनिंग में, प्रोबेबिलिटी होती है इसकी। इंडक्टिव में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती है ना, और डिडक्टिव में क्या होता है, कंक्लूजन के बारे में कंक्लूजन 100% श्योरिटी होती है कि यही 100% होगा। ट्रू होता है। हाँ, इंडक्टिव ये आर्गुमेंट प्रिमाइस किस तरह, इंडक्टिव आर्गुमेंट के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वीक मैम, उसमें वीक होता है और स्ट्रांग भी होता है। इंडक्टिव आर्गुमेंट कैसी होती है, या तो स्ट्रॉन्ग होती है, वीक होती है। वैलिड और इनवैलिड किसकी होती है, किस तरह की आर्गुमेंट होती है, वैलिड डिडक्टिव और डिडक्टिव मैम। डिडक्टिव। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, टाइम थोड़ा सा रह गया। इफ इट इज पॉसिबल फॉर द प्रीमाइज ऑफ ए डिडक्टिव आर्गुमेंट टू बी ट्रू एंड इट्स कंक्लूजन टू बी फाल्स, देन आर्गुमेंट इज, तो आर्गुमेंट क्या होगी, उसने बोला है कि कोई प्रीमाइज, इनवैलिड। ठीक है, वो कैसी वैलिड। है, डिडक्टिव आर्गुमेंट है, उसमें अगर प्रीमाइज कैसी है, ट्रू है, और कंक्लूजन कैसा है, फॉल्स है, तो कैसी आर्गुमेंट होगी वो कैसी होगी, इनवैलिड। इनवैलिड। और जो वैलिड होती है उसमें क्या होता है, कंक्लूजन। कंक्लूजन ट्रू प्रिमाइस के होता है। अकॉर्डिंग रहेगा, ट्रू होगा। हाँ, जैसे अगर प्रीमाइज ट्रू है तो कंक्लूजन भी 100% ट्रू होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ए वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट विद ट्रू प्रीमाइज, आर्गुमेंट है कौन सी है, डिडक्टिव, डिडक्टिव में भी वैलिड है, वैलिड भी दो तो तरह की साउंड होती होगा। है ना, साउंड वैलिड एंड अनसाउंड। कौन कौन सी होती है, मैम साउंड और अनसाउंड साउंड होती है एंड वैलिड में। साउंड अनसाउंड। और अनसाउंड। साउंड में क्या होता है, ट्रू प्रीमाइज होता है, जिसने बोला ट्रू ये प्रीमाइज किसका, यूनिवर्सली एंड प्रैक्टिकल आपने बताया था, ये यूनिवर्सली और प्रैक्टिकली होता है साउंड में। और अनसाउंड जो होता है वो यूनिवर्सल नहीं है। कौन, जो रिलेशनशिप टर्म्स के अंदर रिलेशनशिप को कौन दर्शाता है, कपोला। कोपुला। हमने बोला था ना कि जो हेल्पिंग, एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करता है, जो दो टर्म्स को जोड़ने का काम करता है। ये बाकी इजी इजी, ये बाद में कर लेंगे कभी। ये बताए, नो मैन आर परफेक्ट किसका एग्जाम्पल है, यूनिवर्सल नेगेटिव यूनिवर्सल मैम। नेगेटिव। यहाँ पे आपको सिर्फ आंसर देख के नहीं बताना, क्योंकि यहाँ पे आंसर है, और ये क्योंकि वो दूसरी पीडीएफ खुल नहीं रही थी अच्छे से, तो इसलिए मैंने आपको ये दिखाई है। यहाँ पे आपको ये ये समझना है कि क्वेश्चन किस तरह से दिए हैं, और आप किस तरह से क्वेश्चन को समझ के उसमें से आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पे उसने क्या बोला, नो मैन आर परफेक्ट, नो क्या होता है, नेगेटिव होता है, और किस तरह का होता है, यूनिवर्सली नेगेटिव होता है। If the statement some animals are birds is given as false, then which of the following statement can be immediately inferred to be false? टेबल बनानी आती है, जी मैम। मैम वो जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में बताया था, कॉन्ट्री सब कॉन्ट्री वाला ना।
नहीं, यहाँ पे हमें वो कौन इमीडिएट इंफ्लुएंस, देखो यहाँ पे इमीडिएट इन्फर नाम से पता चला है कि हमें कौन सी टेबल यूज करनी है। इमीडिएट इन्फर वाली टेबल कौन सी थी? मैम हाँ इसमें मैम मैम हम याद आ गया। इस वाली। मैम ट्रू से हाँ, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग हमने देखना था कि उस किस तरह से ट्रू है, किस तरह से फॉल्स है। इसने पहले ही बताया कि स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स है, और उसका इमीडिएट इन्फर बताना, वो भी किस में बताना है, फॉल्स के अंदर। तो आप ये कर लीजिएगा। ये बताइए, सम मैन आर नॉट होनेस्ट इज कॉन्ट्राडिक्टेड, इसका कॉन्ट्राडिक्टेड कौन सा होगा? ऑल मैन आर ऑनेस्ट, और इसका सब अल्टरनेशन कौन सा होगा? इसी टर्म्स का सब अल्टरनेशन मैम सम मैन आर ऑनेस्ट बी होगा होगा, मैम, नहीं नो मैन आर ऑनेस्ट बी में होगा, होगा, बी होगा मैम, इसमें सम मैन आर ऑनेस्ट नो होगा। मैन नो आर मैन आर ऑनेस्ट होगा होनेस्ट। मैम। और इसी का वो सब कॉन्ट्रेरी कौन सा होगा? सम नॉट में होगा, मतलब सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट। कॉन्ट्रेरी रिलेशन, सब कॉन्ट्रेरी रिलेशन किस किस के बीच होता है? सॉरी मैम, क्या मैम सब सम और सम नॉट के कॉन्ट्ररी आई बीच और ओ में होता है। होता है? आई और ओ के बीच, यानी कि सम और सम नोट के बीच। तो इसका सब कॉन्ट्रेरी रिलेशन किसके बीच होगा? सम मैन और होनेस्ट के सम बीच। मैन आर ऑनेस्ट होगा। यहाँ पे बताइए, इसने बोला कोई स्टेटमेंट में दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकती लेकिन फॉल्स हो सकती हैं, किसके बीच मैम ये होता है रिलेशन? कॉन्ट्ररी में होता है। कॉन्ट्रेरी में होता है। कॉन्ट्रेरी रिलेशन किस किस के बीच होता है? कॉन्ट्ररी ए और ई में होता है, मतलब ए ऑल और एंड नो में। ओके। कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन किस किस के बीच होता है? मैम मैम ए और ई, कॉन्ट्रडिक्टरी होता है ऑल ए मैम और कॉन्ट्राडिक्टरी। आई, और सम नॉट के सॉरी मैम, ए तो ओ और आई ऑल ई। और सम नॉट के बीच होता है। हाँ, वो आप किस तरह से याद रख सकते हो कि आपने ए या ओ से किया है, ऑल या नॉट से, ठीक है। सब अल्टरनेशन किस किस के बीच होता है? मैम ए ए और आई और ई ए ओ। और ए ऑल और नो के बीच होता है, सब कॉन्ट्रेरी। नहीं, सब अल्टरनेशन होता है ऑल और सब में, नो और सब नॉट। सब कॉन्ट्रेरी। मैंने मैम सब सब कॉन्ट्ररी होता है आई एंड ओ में, सम सब एंड कौन सब नॉट में। सम और सम नोट में। ये बताइए, मैम ये सब अल्टरनेट है, क्योंकि इसमें ऑल और सम का रिलेशन होता है। तो ये तो कर चुके हैं हम सभी। ये बताइए, two of them are related in such a way that they cannot be true together, although they can be false. ये कॉन्ट्ररी हुआ, और कॉन्ट्ररी होता है ए और ई में, तो हम्म ऑल और नो वाला होगा। और सब कॉन्ट्रेरी की क्या थी स्टेटमेंट? सब कॉन्ट्ररी थी आई और ओ, उसमें था कि बोथ कैन बी ट्रू एट सेम टाइम, लेकिन फॉल्स नहीं हो सकता। यस, वेरी गुड। ये इसमें इसका मूड और फिगर दोनों बताने हैं आपको। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ऑल, तो ऑल के हम ए से डिनोट करते हैं, नो को हम आई से डिनोट करते हैं, नो को आई से सॉरी नो को हम ई से डिनोट करते हैं, और आगे भी ई ही होगा। तो क्या हो जाएगा इसका? ए ई, इसका मूड हो जाएगा। अब हमें फिगर निकालना है, तो हमने इस वाले एग्जाम्पल से किया था 1 2 3 एंड देन 4।
तो ये इसमें मिडल टर्म्स कौन सी है, सेल्फ कॉन्फिडेंट, तो ये किस वे में है, 4 वाले फिगर में। मैम थोड़ा फिगर वाला ही बता दीजिए मैम, कंफ्यूजन बहुत है फिगर। देखो फिगर वाले में क्या होता है, हम फिगर निकालते हैं मिडल टर्म्स के बेस पे, यानी कि जिस वे में हमारे मिडल टर्म्स अरेंज होगी उसी तरह से हमारा फिगर होगा। यहाँ पे हम इसको जो अगर हमारी वो मिडल टर्म्स इस वे में है, यानी कि फर्स्ट प्रीमाइज के किस में, सब्जेक्ट में, एंड देन सेकंड प्रीमाइज के प्रेडिकेट में अगर है तो उसका फिगर 1 होगा। फिगर 2 कब होगा, जब प्रीमाइज 1 में भी और प्रीमाइज 2 में भी वो प्रेडिकेट के रूप में यूज है। थर्ड कब होगा, जब प्रीमाइज 1 में भी और प्रीमाइज 2 में भी वो किस वे में अरेंज होगी, सब्जेक्ट में होगी, दोनों में सब्जेक्ट में होगी। और फोर्थ कब होगा, जब वो दोनों में फर्स्ट में कैसे यूज होगी, एज ए वो प्रेडिकेट, एंड सब्जेक्ट उसमें प्रीमाइज सेकंड में कैसे होगी, एज ए सब्जेक्ट। और यहाँ पे बताओ मिडल टर्म्स कौन सी है। मैम इसमें मिडिल सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैम इसमें और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है। हाँ, मिडिल तो का यहाँ पे ये कैसी है, किस वे में लिखी गई है, यहाँ पे ये कहाँ पे है, प्रेडिकेट है या सब्जेक्ट है। ये प्रेडिकेट है, और मैम प्रीमाइज और 2 में यहाँ मैम सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट। अगर आपको ऐसे याद रखना है तो आप ऐसे याद रख लो, लेकिन हम इसको इजी बनाने के लिए डी के वे में याद रखते हैं, कि जैसे जिस वे में, मान लो अगर हमारी लाइन इस वे में जा रही है तो वो 1 हो गया, अगर हमारी लास्ट में लाइन उसमें आ रही है तो 2 हो गया, और आगे से सीधी आ रही है तो थर्ड, और ऐसे इस वे में आ रही है तो फोर्थ। यहाँ पे लाइन किस वे में आ रही है, ऐसे मैम एक बार फिर से दोनों बता मीटर्स, दीजिएगा। दोनों मिडल्स। देखो हमें क्या करना होता है, जैसे हम गेम खेलते हैं ना कोई, उसमें पॉइंट्स को मिलाते हैं हम, यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे हमें किसको मिलाना होता है, यहाँ पे हमें मिडल टर्म्स को मिलाना होता है। यहाँ पे मिडल टर्म्स कहाँ पे है, प्रेडिकेट में, यहाँ पे मिडल टर्म्स सब्जेक्ट में है। तो ये किस तरह से लाइन गई हुई है, ऐसी लाइन गई हुई है ना। मान लो यहाँ पे जी क्या है, मैम। प्रेडिकेट वाली मिडल टर्म्स है, यहाँ पे सब्जेक्ट वाली है, तो मुझे इन दोनों को मिलाना, तो ऐसे गई हुई है। और इस लाइन को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, फोर्स से। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, लेकिन अगर आपको ऐसे याद नहीं रह, आप इससे नहीं करते तो आप इसको याद भी रख के कर सकते हो, कि जिसके स्टेटमेंट के प्रेडिकेट में और फर्स्ट प्रीमाइज में प्रेडिकेट और सेकंड प्रीमाइज में सब्जेक्ट के रूप में यूज है, तो वो 4 फिगर हो गया। लेकिन मैं कहूंगी कि आप इस वे में वो कर रहे, 1-2 बार आपको कंफ्यूजन होगा, अगर ये आ गया तो फिर आपको बहुत इजी हो जाएगा। मैम 1 2 3 बता दीजिए थोड़ा सा, कि वन वन सब्जेक्ट में, मैं बता रहा, 1 प्रीमाइज 1 में सब्जेक्ट हो और प्रीमाइज 2 में प्रेडिकेट हो, तो वो हमारा लाइन 1 होगा। और मैम सेकंड वाला कौन सा होगा, लाइन 2 सेकंड में कौन अगर सा जैसे होगा। यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और यहाँ का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अगर इसी लाइन में होता, ठीक है मैम। और 3 मैम। 3 अगर यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस है, यानी कि यहाँ पे मान लो हम यहाँ पे हमारी मिडल टर्म्स है, और ऊपर वाली प्रीमाइज में भी हमारी मिडल टर्म्स यहीं पे यूज होती, तो वो इस तरह की लाइन होती, तो वो 3 होता। मतलब प्रीमाइज 1 में जो सब्जेक्ट है वही यदि सब्जेक्ट प्रीमाइज 2 में होता तो हमारा लाइन 3 होगा, ऐसा है क्या। ठीक। नहीं, आपको वहां पे देखो, यहाँ पे आपको ऐसे देखना है कि वो सब्जेक्ट है में है या प्रेडिकेट में, मिडल टर्म्स आपकी अगर दोनों में ओके मैम, मैं सब्जेक्ट के समझ रूप गया। में, अब समझ गए, यहाँ पे भी अगर वो सब्जेक्ट में है, यहाँ पे है मिडल टर्म्स, यहाँ पे भी मिडल टर्म्स है, तो हम सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं ना, सीधी लाइन बनती है, तो क्या हो गया, वो थर्ड हो गया। ओके, जी मैम समझ, थैंक यू मैम। इसमें काफी समय से प्रॉब्लम था मैं, अभी अब हो गया क्लियर हो गया। क्लियर। जी मैम। ओके ठीक है, जल्दी से बस ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये बताइए बाधिता फैलेसी का एग्जाम्पल कौन सा है। फायर इज कोल्ड इज, मैम ये हो, क्योंकि कल आपने पढ़ाया था ना कि मतलब आग जो है मैम, उसमें आपने बोला था कि आग जो है ठंडी है, वो मैम कल आग गर्म पढ़ाया था होती है, आपने। लेकिन वो, हाँ,
सामने वाला ठंडी। क्या करना चाह रहा है, उसको ठंडी साबित करना चाह रहा है, तो हमने उसको क्या प्रमाण के द्वारा उसमें बाधा पहुंचा दी, तो क्या हो गया, ये बाधिता फैलेसी का हो गया। ये वाला किसका एग्जाम्पल है? मैम ये मैम इससे ऊपर वाला मैम, नाम जो 4th नंबर पे था मैम, इसमें जिसमें नॉन यूज होता है। नॉन यूज होता है, किसमें होता है? थोड़ा थोड़ा कोई वर्ड याद आ रहा है? हम किसको ना बोल रहे हैं? कोई किसी का क्या कर रहा है, संहार कर रहा है, तो हम बोलते कि मत करो, तो वो क्या हो गया, अनुपसहारी। अनुपसहारी मैम, इसमें हम्म, नॉन यूज हुआ है। ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है? मैम असाधारण का है मैम। असाधारण का, क्योंकि यहाँ पे मीडियल टर्म्स कैसी यूज हुई है? प्रोड्यूस सॉरी, ये यूज हुआ है नहीं मैम। होगा। अगर यहाँ पे मान लो, अगर यहाँ पे वो होता, ऑडेबल होता, यहाँ पे अगर ऑडेबल होता तो ये उसका उसका एग्जाम्पल हो जाता। साउंड इज मैम एटर्नल इसमें बिकॉज इट। साधारण का होता। तो ये किसका हो जाता? साधारण का। हम्म, और ये किसका एग्जाम्पल है? स्वरूप असिद्धि का। क्योंकि देखो, साउंड है और विजिबिलिटी, क्या इन दोनों का आपस में कोई मैच बैठ हो रहा है क्या? ये दोनों है, प्रेजेंट है, लेकिन एक दूसरे के साथ क्या नहीं बना पा रही, मैच नहीं हो रही, तो ये किसका हो गया, स्वरूप असिद्ध का। चलो, बाकी आपको ये मिल जाएगा, तो आप वहां से कर लेना ड्राइव से, और जिसका जो डाउट रहेगा वो हम बाद में कवर कर लेंगे।